हे एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 2019 जो सीटेट पेपर चल रहा है हमारा दिसंबर वाला। तो इसमें नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सो बने रहिए मेरे साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम किसे कहा गया है? तो इन्होंने बोला था कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्चा करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्चा करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, या सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो कोस्टारिका जो अप्रोच है, इसमें बोला था कि जो सैन्य बल है उसे नहीं रखना चाहिए ताकि क्या हो जाए, जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके, क्योंकि जो आर्मी है उस पर बहुत ज़्यादा यूज़ मनी आपकी खर्च होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। जो विशाखा गाइडलाइंस थी वो वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये बताना है कि किससे आप प्रोटेक्ट करना था, जो व्हीकल में सेक्सुअल हरास होता है, या वर्क प्लेस पे, इन मैरिटल रिलेशनशिप, ऑन स्ट्रीट। तो जो वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न, तो इससे सुरक्षा दी गई है विशाखा गाइडलाइन में। इसके अलावा 2013 में एक एक्ट भी है, उसमें भी महिलाओं की सेफ्टी की बात करी है वर्क प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपको बताना है कि जो गवर्नर है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्य एमएलए, संसद के सदस्य एमपीज, केंद्र सरकार, या अटॉर्नी जनरल। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी गवर्नर को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बताना है, पटवारी, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, लेखपाल। तो जो हमें पता है, जो पटवारी होता है वो भी गांव में होता है, भूमि रिकॉर्ड, लेखपाल, ये सारे गांव से रिलेटेड। बच्चे यहाँ पे आ रहा है जो नगर नगर निगम वार्ड काउंसलर, तो ये नगर में काम करता है, तो वो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगार से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, या गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो जो ऑप्शन डी है फोर्थ, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। तो इसकी बात करिए डी के बासु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको पता चल रहा है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट रिलेटेड है शेड्यूल्ड ट्राइब से, आदिवासी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तकें। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेंसस रिपोर्ट है, या आपके रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स है, तो ये आपकी प्राइमरी रिकॉर्ड है। लेकिन जो एनसीईआरटी क्लासिक्स ये है, तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स है, बिकॉज इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, लिखी गई है, रखी गई है, तो इसे कहीं और से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपके,
दो कथन दिए गए हैं स्टेटमेंट। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। एग्जामिनेशन आर आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। तो बात तो सही लग रही है कि जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल सिचुएशन है ना। और इसमें व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल लर्नर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। A shift in emphasis on testing competencies and away from memory would reduce stress in social science classroom। तो बात तो सही लग रही है कि अगर हम बच्चों को रटाने से दूर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मीन्स जिसमें एक्टिविटी के थ्रू कुछ सीखें तो वो स्ट्रेस लेस होगी, है ना। वो क्लास काफ़ी अच्छी होगी, इंटरेक्टिव होगी, बच्चे एक्टिव होंगे। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपके जो सोशल साइंस का टीचर है, तो उसका मेन एम होना चाहिए सोशल साइंस टीचर के शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, उनमें डेवलप करना कंपटीशन। तो ये तो गलत है कि उनमें कंपटीशन डेवलप करना। टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। बात तो सही लग रही है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। टू मेक लर्नर मेमोराइज द सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ये भी गलत है। एंड लास्ट है टू प्रिपेयर लर्नर्स इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो इन द सोसाइटी एंड एक्सेप्ट ऑल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हम उसे स्टूडेंट को पैसिव बना रहे हैं, हमें उसे एक्टिव बनाना है, क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करानी है बच्चे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान में आकलन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकीय पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। टू रिकॉल टेक्स्ट बुक नॉलेज एंड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस टू ऑल लर्नर्स। तो हमें रिकॉल पे फोकस नहीं करना है। कैटेगराइज एंड लेबलिंग, लेबल की बात नहीं करते हैं। टू हाईलाइट सोशल डिफरेंस अमंगस्ट द लर्नर, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेद को दर्शाने के लिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है। एंड लास्ट है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू स्ट्राइव टू वर्ड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम क्या करें, बच्चे को फीडबैक दें और उन्हें इस लायक बनाएं कि वो क्या करें, मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें, मतलब एक्टिव रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। मीन्स जो बाहर चल रहा है दुनिया में उसे हम फिल्म के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। फिल्म्स कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम। बात तो सही है। Films inspire us with the power of discovering the unseen and unheard context। तो आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ होती हैं जो हमें इंस्पायर करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है फिल्म bring stories, voices and images that in life may be far removed from us। तो ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। ये भी सही है। फिल्में
एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। फिल्म्स आर ऑब्जेक्टिव मीडियम विच कैन एनकरेज लर्नर्स टू फ्रेम देयर व्यू इन अ सिंगुलर मैनर। तो ये बात गलत है कि हम बच्चे को एकदम एक जैसे ही एक तरीके के विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे ना, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है, तो वो उन सोच के अकॉर्डिंग नए नए आइडियाज क्रिएट करेगा, लाएगा, है ना। तो ABC ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? Which of the following statement is correct in context of using map in classroom? जब आप मैप का यूज करते हो तो क्लासरूम में, तो कौन सा सही होगा? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा इसमें सोशल पॉलिटिकल मैप लिखा रहता है ना, और वो सोसाइटी पॉलिटिकल वे में मैंने कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। From time immemorial, North has always been shown at the top of a map in all socio-political contexts. तो ये बिल्कुल गलत है कि पहले के टाइम में देखा होगा जब उन्हें पता ही नहीं था, मतलब वो अपने एरिया में रहते थे, उन्हें अदर एरियाज का भी नहीं पता था, तो हम नहीं बोल सकते कि उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन का पता होगा, है ना। नेक्स्ट है मानचित्र एक त्रि-आयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। Map is a three-dimensional device, whereas we live in a two-way dimensional world. तो ये भी गलत है कि मैप को हम 3 डायमेंशनल से बना रहे हैं और हम 2 डायमेंशनल में रह रहे हैं। एंड लास्ट है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मैप एक सहायक सामग्री है। मैप इज एन एड टू डेवलप अ सेंस ऑफ टाइम इन लर्नर्स। तो हम मैप के थ्रू बच्चों में टाइम का जो सेंस है वो डेवलप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये भी गलत हो गया। हम केवल उन्हें लॉन्जिट्यूड लाइंस के थ्रू ही टाइम नहीं बता सकते, है ना। तो ओनली ऑप्शन ए सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि इन एन एफर्ट टू कनेक्ट लर्निंग विद लर्नर्स लाइफ, हमें लर्नर्स की लाइफ के साथ कनेक्ट करना है लर्निंग को। तो सोशल साइंस का जो टीचर होगा उसको क्या चाहिए? इंटेंशनली एंड explicitly includes diverse cultural perspective in the subject context। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर सुस्पष्ट एवं सुस्पष्ट शामिल करें। तो ये गलत लग रहा है कि जानबूझकर ही उनको इंक्लूड करते हैं। उससे अच्छा है कि हम बच्चों मतलब डाइवर्स जो बच्चे अलग अलग बच्चे हैं उनके एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज़्यादा इजीली समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। तो ये बात सही है। पॉइंट आउट द पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड्स ऑफ द लर्नर्स इन द क्लास। नेक्स्ट है गिव लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एग्जाम्पल एंड एक्सपीरियंसेस इन क्लासेस। जैसे कि मैंने बोला कि हमें जो लर्नर्स हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो अपने एग्जाम जो भी उनके एक्सपीरियंस है तो उनको शेयर करें। तो बी एंड सी राइट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो जीनियोलॉजी चार्ट यूज्ड किस में होता है? represent the growth and development of an empire or a dynasty। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए सही बात है। हम किसी एम्पायर को दिखाते हैं उनके जो भी
ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको शो करते हैं। नेक्स्ट है अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए सो सीक्वेंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप। ये भी सही है कि हम सीक्वेंस दिखाते हैं कि सबसे पहले जिसने उस डायनेस्टी को फाउंडर, फिर उसके बाद उनके बच्चे जो भी प्रिंस बने, है ना, एम्पायर बने, एम्परर। सो नेक्स्ट है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ये भी सही है कि हम एक क्रमिक जो है ना कि पहले फाउंडर है, फिर उसके बाद उसके बेटे या कौन राजा बना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए डेवलप अ सेंस ऑफ स्पेस इन लर्नर्स। तो वंशावली चार्ट में इसका कोई काम नहीं होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। जब कोई बच्चा क्या है, विजुअली चैलेंज बच्चा है, ठीक है, तो यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, स्पीक क्लियरली एंड लाउडली विद एप्रोप्रिएटेड पॉजेस एंड इंटरेशंस। तो ये बात सही है कि भाई वो दोबारा बोले, थोड़ा पॉज दे, थोड़ा जोर से बोले ताकि बच्चे को सुनाई दे अच्छे से। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअली अपीलिंग वर्कशीट, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का यूज करना। तो जब बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है तो वहां पर आकर्षक का क्या क्या यूज होगा, है ना, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। तो ये भी सही लग रहा है कि हम उन्हें क्या करें, वर्बल क्लूज दें, किसके लिए, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इमेजिनेशन। एंड लास्ट है कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, इंट्रोड्यूस करना, जो टैक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उसको। ये भी सही है कि हम टच एंड फील वाला जो भी मटेरियल हो उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा उसे टच एंड फील करके समझ सके जो हम उसे समझाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन बी है तीनों में, तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन सेकंड राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो आपका किल पैट्रिक ने दिया है और ये ऑप्शन है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, इंस्पायर्ड बाय प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव्स। सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है, ये भी सही है कि जो लर्नर्स हैं उनको डिस्कवरर में चेंज करता है। इट एंटायरली अ टीचर सेंटर्ड मेथड। तो जब बच्चा डिस्कवरर बन रहा है तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड ना होके ये चाइल्ड सेंटर्ड है ना। इट अलाउ लर्निंग थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। यह स्वनिर्देशित कार्य क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ये भी सही बात कर रहा है। तो ए बी एंड डी ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में दिखेगी। A social science teacher willing to inquire with a constructivist perspective would view the learners as सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, curious to explore on social progresses, imaginative on the basis of sources, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, trying to suggest solution to problem, postponing discussion on the controversial issues,
फॉर हायर एजुकेशन लेवल। जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमें जो भी कंट्रोवर्शियल इशू है उन पर पहले तो बच्चों को बताना चाहिए, फिर उनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, है ना। उनको सोसाइटी से रूबरू कराना है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो डी ऑप्शन गलत है, तो ए बी एन सी ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक है। हमें करना है क्या वो साइंस सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव इंजेंडरिंग द करिकुलम। तो जो जेंडर से संबंधित मुद्दे हैं उनको पाठ्यचर्या में जोड़ना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षा प्रणाली, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड अ फिक्स्ड टीचिंग वे इन क्लासरूम। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है ना। नेक्स्ट है engaging with different sources, official as well as of subaltern कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। एंड लास्ट है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो ये भी गलत है कि भाई एक एग्जाम पेपर होना चाहिए सभी के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। ए एंड सी में से कौन सा राइट है। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं निश्चित शिक्षण प्रणाली, तो बी भी गलत है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट वन, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। जो क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल क्यों सीखना चाहिए बच्चों को विवेचनात्मक होना। कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम हर चीज़ में ड्रॉबैक्स निकालें या फ्लॉज निकालें हैं और उनको क्या करें सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, है ना। तो ये भी नहीं है। समाज में यथास्थिति बनाने के लिए मेंटेन स्टेटस क्यू, तो ये भी नहीं है कि भाई हम एक ही जैसी स्थिति बना के रखें, क्योंकि चेंज क्या है प्रकृति का नियम है, ये आपने सुना है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड हाउ इशू आर रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ्स। तो ये तो सही है कि भाई जो मुद्दे हैं वो उनकी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। टू अप्रिसिएट यूनिफॉर्म होमोजेनस पर्सपेक्टिव, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, तो ये भी नहीं है। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए जनरेट करानी है, इसलिए क्रिएट करानी है ताकि वो क्या करे समझ सके कि जो भी वो पढ़ रहे हैं क्लास में वो उनकी लाइफ से कैसे कोरिलेट है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। जो क्या कर रहा है वो रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी को। सो सरोज गॉट द चांस टू गो टू स्कूल while निर्मला did not get the chance to go to school। कि सरोज को तो स्कूल जाने का मौका मिला लेकिन निर्मला को नहीं मिला। तो ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहा है। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन परिवार बहुत अमीर है, तो यहाँ पे पॉवर्टी रिचनेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है। तो ये आपका कास्ट पुअर इस टाइप की दिखा रहा है। एंड लास्ट है पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है वही सुचिता अच्छी हिंदी बोल लेती है। तो ये डाइवर्सिफाई कर रहा है कि भाई लैंग्वेज है ना। तो अगर आप डाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें हमारे कल्चर लैंग्वेज इनकी बात करी है, इनमें डाइवर्सिटी को ही हम
विविधता में एकता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बॉमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग लिशांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? सोशल साइंस excursion trip is a school involved a visit to Zero Bombdila Namdapha National Park, Tawang and Lisang village. On which medium could you ask the students to mark the two states they had visited? So आपको पता होना चाहिए कि जो ये नेशनल पार्क दिए गए हैं या तवांग और लिसांग गांव है वो आपके किस स्टेट में पड़ते हैं। जैसे हमको पता है बॉम्डिला ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है और तवांग आपके मणिपुर, लिशांग जो गांव है वो मणिपुर में है ना। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये नेशनल पार्क्स और ये गांव कहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी एनकरेज teachers to do all the following except encourage learners to learn by reading local experience of others and finding about their own। तो हमें जो शिक्षार्थी हैं उनको दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए करने, ये सही है कि हम बच्चों को एनकरेज करें। नेक्स्ट है, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि वो सभी बेहतर बने। तो ये तो गलत है कि हम सभी लर्नर्स को क्या करें, आइडेंटिकल आंसर देने के लिए बोलें ताकि वो क्या क्वेश्चन के अच्छा आंसर दे सकें या सेम आंसर दे सकें। तो ये तो नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसके सोचने का नजरिया अलग है, तो वो सेम क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं दे सकता है ना। नेक्स्ट है, appreciate learners ability to make questions on the given subject content and accepting it as a valid test of learning। तो ये भी सही है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उनके अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। एंड लास्ट है, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग के लिए अवसर देना। तो ये भी सही है कि भाई हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसको पता तो होना चाहिए कि हम रियल लाइफ में कैसे उसे यूज़ करें, मीन्स हम उसे कॉन्क्रीट सिचुएशन में कैसे यूज़ कर पाए, है ना। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लीप ईयर पढ़ा रहे हैं, तो उसे समझ आना चाहिए ना कि भाई हमारी जब अर्थ रोटेट कर रही है तो कौन से मूव में घूर्णन कर रही है, परिक्रमण करती है, इससे क्या चेंजेस आ रहे हैं मौसम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण नहीं है। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग देने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो शो कर रहा है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना, ये भी शो कर रहा है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या, तो दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा रहा है ना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, तो ये भी आपकी स्टीरियोटाइप को शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड सही है कि इसमें स्टीरियोटाइपिंग से हटके दोनों को इक्वल पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रभावी सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वर्ड, तो अतीत के सभी सामाजिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन
को प्रमुखता देना। तो हमारे में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम जो भी कल्चर प्रैक्टिस होती थी पास्ट में उसको परपेचुएट कर सकें या बनाए रख सकें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ए तो गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस, हाँ हमें उन बच्चों में डेवलप करानी है क्रिटिकल एनालिसिस, ताकि वो कोई भी टाइम पीरियड का लिटरेरी टेक्स्ट हो उसको क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें। तो बी तो राइट है, तो मीन्स ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है सी और डी। डिस्कार्डिंग ऑल सोर्सेस विच आर नॉन टेक्सचुअल, हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, तो ऑप्शन मीन्स सी भी गलत हो जाता है, तो डी राइट है। दैट मीन्स स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना मीन्स हमें किसी भी टॉपिक के तीनों एंगल से सोचना, विचार करना है ना। तो ऑप्शन थर्ड राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो सेंसिटिविटी है सोशल जस्टिस की क्लासरूम में कैसे एनकरेज किया है। इनकॉर्पोरेटिंग कंटेम्प्रेरी excerpts from people's struggles and stories of advocacy during classroom discussion। तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना। ये तो सही है कि हम जब इनको इंक्लूड करेंगे तो बच्चों को सोशल जस्टिस जो मुद्दा है इशू से रिलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर keeping the understanding of the historical context of the Indian social milieu in the context of unequal power equations। तो ये भी सही है कि भाई हम कि बताना है कि जो पावर है वो अनइक्वल इक्वेशन में है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रथाओं को कक्षा चर्चाओं में शामिल करना। ये भी सही है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सोशल जस्टिस से रिलेटेड उनको डिस्कस कराएं। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, तो ये तो प्रॉम्प्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन द डिफॉल्टिंग चिल्ड्रन, तो ये गलत है कि वही हम उसको शारीरिक दंड दें। तो आपका ऑप्शन डी तो गलत है ना। तो ए बी सी एंड तीनों सही है, बस डी गलत है। ओके। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, जो पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। जो हिस्ट्री होती है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, सही बात है। ट्रेस कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द सोशल प्रोसेसेस इन हिस्ट्री, तो जो सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, वो भी सही बात है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। हिस्ट्री engage with differences in interpretation and accept the dominant community's view। तो ये तो गलत है कि भाई हम केवल डोमिनेंट कम्युनिटी के व्यू को ही इंगेज एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट है, हिस्ट्री व्यू इवेंट्स बाय सिचुएटिंग देम विद इन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। तो हमें ऐसा भी नहीं, तो ये सही है कि हमें क्या करना है, जो हिस्ट्री की घटनाएं हैं उसको एक सामाजिक आर्थिक कालक्रम में रखना है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो ए बी डी राइट ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण रहित जीवन। प्रदूषित
प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? राइट टू pollution free air has been recognized as part of which particular fundamental right in India? Equality, life, justice and freedom. तो पता चल रहा है कि जो हवा है वो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, तो ये जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो ये पहले था आपका 2, जो 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर होते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में, बट आर्टिकल 104 अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 के थ्रू इसको हटा दिया गया और अब एक भी मेंबर 0, कोई भी नॉमिनेट नहीं हो रहा है फिलहाल। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104/2019 में ये अमेंड हुआ था। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर पुराना है तो इसमें सेकंड थर्ड ऑप्शन को सही माना है, लेकिन अगर अब आए तो आप 0 है। ठीक है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। तो हमें पता है कि मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी को अच्छा मान रहे हैं, तो ये मोनार्की से चेंज हुआ होगा डेमोक्रेसी में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए, हम और भी पेपर डिस्कस करेंगे, PYQs। ओके।